गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करना है जो एक्सपेक्टेड है, पेपर्स में आ सकता है बेटा। तो क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन introducing a dielectric slab between its two plates and hence define dielectric constant। क्वेश्चन इस तरीके से बेटा है, बोलते हैं अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमने कल कैपेसिटी निकाली C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कल हमने उसमें वैक्यूम रखा था या एयर रखा था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है। लेकिन आज देख लीजिए बेटा क्या फर्क है। आज बोलते हैं दो पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटर के दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब पेपर का हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वुड का हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब गिलास हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब माइका हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब सेरेमिक हो सकता है। जो मर्जी है आप लोगों को वो हम यहां पर हम जनरली डाइलेक्ट्रिक स्लैब का नाम दें। लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स होते हैं, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया है। अच्छा, क्वेश्चन है अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये मान लीजिए ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इधर देखो, थोड़ा बड़ा बनाएंगे बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया प्लेट, दिस इज प्लेट P और ये है प्लेट Q। ठीक है बेटा, ये है प्लेट P एंड दिस इज प्लेट Q ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस प्लेट को हमने देना है पॉजिटिव पोटेंशियल, इसको देना है बेटा नेगेटिव पोटेंशियल। ये पॉजिटिव पोटेंशियल का प्लेट है ऐसे, और ये नेगेटिव पोटेंशियल का प्लेट है। ठीक है बेटा, और आपको पता होना चाहिए ये V हम ऐसे देते हैं बेटा, इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे दो प्लेट्स के बीच में ऐसे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं भी दिखाओगे ये, तो आप लोगों को पता है होना चाहिए प्लेट्स दो के बीच में एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट है। कैपेसिटर में दो टर्मिनल्स होते हैं, मैंने कल भी बताया था, एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव। ये टर्मिनल मान लीजिए ये है नेगेटिव कैपेसिटर का, ये है पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, एक टर्मिनल नेगेटिव। जब हम इनके साथ बैटरी अप्लाई करेंगे, एक टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, दूसरा नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। ठीक है बेटा, शाबाश। इधर सुनिए, तो ये V जो है ये है पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इधर देखो, अभी तो एयर है, अभी इनके बीच में क्या है बेटा, एयर या वैक्यूम। ये है स्टेप फर्स्ट बेटा, स्टेप फर्स्ट है जब दोनों प्लेट्स के बीच में when there is complete vacuum between the two plates P and Q, जब दो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम होगा तब कैपेसिटी दी जाती है, तब कैपेसिटी लिखी जाती है C वैक्यूम। वैक्यूम में बेटा C वैक्यूम, कैपेसिटर इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर when there is vacuum between its two plates
इज गिवन बाय, कल पढ़ाया बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। शाबाश, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वायर ए जो है बेटा, ए एरिया ऑफ ईच प्लेट, इसका एरिया और इसका एरिया है कैपिटल ए, एंड डी, डी जो है बेटा, डी इज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। क्लियर बेटा? जरा फिर से बता दीजिए, जब दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम या एयर होगा तब कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट permittivity of free space or vacuum। A is area of each plate, इस प्लेट का और इस प्लेट का एरिया A है, डिस्टेंस है D is distance between the two plates। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? शाबाश। स्टेप सेकेंड, आप देखो बेटा क्या करना है। अब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाना है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान लीजिए कोई सिरेमिक हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक कभी वुड हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पेपर हो सकता है, जो मर्जी है। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये सिरेमिक का शीट है, ये सिरेमिक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाना है। अब आप लोगों को किन के बीच में डाल दिया बेटा, जरा मुझे बता दीजिए। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक है, ये सिरेमिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है। क्या है बेटा? डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक किन के बीच में डालना है बेटा? दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, प्लेट P और प्लेट Q के बीच में डालना है। अब पहले क्या था? एयर, पहले वैक्यूम था। अब वैक्यूम तो हमने देखा उस वक्त कैपेसिटी कैपेसिटर की इतने चार्जेस स्टोर कर सकता है उस वक्त कैपेसिटर, तब कैपेसिटी इतनी है, ठीक है? तब जब वैक्यूम था। अब हम देखना चाहते हैं जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे बिटवीन द टू प्लेट्स P एंड Q ऑफ कैपेसिटर, हमें देखना है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लाने से कैपेसिटी कैपेसिटर की बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी। यह है क्वेश्चन बेटा। क्या है क्वेश्चन? जब मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में डालूंगा, पैरेलल प्लेट्स के बीच में, आपको बताना है कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर की बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी। दिस इज क्वेश्चन। ऑन इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू प्लेट्स यू हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, हमें नई कैपेसिटेंस निकालनी है। फिर देखना है ये वाली कैपेसिटेंस ज्यादा है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के वक्त कैपेसिटेंस ज्यादा आई। ये क्वेश्चन है आज का जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सिरेमिक का डाइलेक्ट्रिक है। आप लोग वुड का डाइलेक्ट्रिक, मान लीजिए ये वुड है, वुड का डाइलेक्ट्रिक हम बीच में डाल सकते हैं, पेपर का डाल सकते हैं, गिलास का डाल सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया अगर हमने वुड डाल दिया या सिरेमिक डाल दिया, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। वही है क्वेश्चन आज का। इधर देख लीजिए बेटा। अब क्या करेंगे हम आप लोगों को समझाने के लिए, आप सबको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है फ्रॉम प्लेट P टू प्लेट Q। याद रखना बेटा, प्लेट P से प्लेट Q की तरफ चलता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने क्या लाना है और आपके लिए क्या बताना है? शाबाश बेटा, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाया। ये लाया मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब। किसके? डाइलेक्ट्रिक स्लैब की विड्थ मान लीजिए T है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाया मैंने। इधर देखो बेटा, ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये मैंने इंट्रोड्यूस कराया बिटवीन द टू प्लेट्स। ये डाल दिया हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये है बेटा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये, जो हमने किन के बीच में डाल दिया?
दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में ऐसे। ठीक है बेटा, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की विड्थ जो है वो है T। क्या है बेटा? T। याद रखा कितनी है? T है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की विड्थ कितनी है बेटा? T। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कितनी है? D। शाबाश। इधर सुनो, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी विड्थ T है, क्लियर करना बेटा, किसके अंदर डाल दिया? दो प्लेट्स के बीच में। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, मैंने पढ़ाया परसों भी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण जो साइड नेगेटिव की तरफ है वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर होगी, ऐसे बनती है, और जो साइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब का प्लेट पॉजिटिव प्लेट की तरफ है वहां पर नेगेटिव चार्ज की लेयर बनती है। ये मैंने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में मैंने समझाया है। इन चार्जेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। ये इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर होते हैं ऑन टू अपोजिट फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये वाला पॉजिटिव साइड बन जाएगा, किसकी वजह से बेटा? शाबाश, किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, ये मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किन के बीच में है? दो पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बीच में है। जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इंड्यूस्ड चार्जेस, इनको बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड चार्जेस, appears on the two opposite faces of dielectric slab। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर होते हैं ऑन द टू अपोजिट फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पॉजिटिव चार्जेस की लेयर और नेगेटिव चार्जेस की लेयर ऑटोमेटिकली बनती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अच्छा बेटा, इन चार्जेस को क्या मैंने बताया आप लोगों को नाम? इंड्यूस्ड चार्जेस। कौन से चार्जेस? इंड्यूस्ड चार्जेस। ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस है बेटा, ये अपना और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। दे मेक्स देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा किसके अपोजिट में होगी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। ठीक है बेटा, इसलिए अगर यहां से यहां पॉजिटिव, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है और इसके अपोजिट में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो याद है आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा? अब आपको पता है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसका माइनस है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर बेटा? अब इधर सुनो, ये जो गैप है, ये वाली गैप, ये गैप और ये गैप वैसे कितनी है और इस गैप में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है? इधर देखो, इस गैप में और इस गैप में
शाबाश बेटा। ये जो गैप है, वैसे ये गैप है कितनी, जरा मुझे बता दीजिए। ये वाली गैप और ये वाली गैप, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के दोनों साइडों की गैप, ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब बेटा। ये वाली गैप और ये वाली गैप कितनी है, वो है बेटा, ये गैप और ये गैप है d माइनस टी। जब टोटल d है, इसको ये माइनस करेंगे, ये और ये डिस्टेंस निकल जाएगी। इसका मतलब हो गया d माइनस टी है ये वाली गैप और ये वाली गैप। क्लियर बेटा। अब आप लोग मुझे बताओ, इस गैप में इस गैप और इस गैप में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैप में भी है, इस गैप में भी है। इसका मतलब हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गैप में है, d माइनस टी, क्योंकि ये गैप और ये गैप है d माइनस टी। ठीक। लेकिन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गैप में है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा कितनी विड्थ में, कितनी t में, बस इतने में है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है विड्थ t में, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस गैप में और इस गैप में, जिसको बोलते हैं d माइनस टी विड्थ में। ये क्लियर करना, नहीं आएगा समझ यहां पर तो आप लोग रह जाओगे इस क्वेश्चन से, पहले क्लियर करो। ये वाली गैप और ये वाली गैप, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के दोनों साइडों की गैप में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ इस गैप में और इस गैप में, हो गया d माइनस टी विड्थ में। अंदर तो ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अपोजिट में है, इसलिए वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सा बेटा, ई रिड्यूस्ड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां पर बोलते हैं ई रिड्यूस्ड। ई रिड्यूस्ड होता है ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। शाबाश। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गैप में है, d माइनस टी में, और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ t में। क्लियर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, t में। अब अगर आप लोगों को याद होगा, हमारे पास रिलेशन है E इज इक्वल टू dv अपॉन dr या v अपॉन r। ठीक। इसका मतलब हो गया दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। v किसके बराबर हो गया बेटा, E इंटू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब देखो, क्लियर करना, इधर देख लीजिए स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड, जरा मुझे बता दीजिए, टोटल पोटेंशियल जो मैंने लगाया V, ये किसके बराबर है, E एक्सटर्नल। E एक्सटर्नल मगर E इंटू आर है, E इंटू आर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी विड्थ में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई D माइनस टी, हो गया E इंटू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, इसका मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है पोटेंशियल। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल। E एक्सटर्नल कितनी डिस्टेंस में है, d माइनस टी में, इस गैप में और इस गैप में, ये है d माइनस टी। ठीक है, प्लस E रिड्यूस्ड कितनी डिस्टेंस में है, सिर्फ t में, हो गया E रिड्यूस्ड मल्टीप्लाई t। मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूं, देखो बेटा, जो पोटेंशियल है V होता है बराबर इस रिलेशन के हिसाब से E इंटू आर। E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये R है डिस्टेंस। पहले मुझे बता दीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितने, दो, एक है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गैप में है, हो गया E एक्सटर्नल।
डिस्टेंस कितनी है, d माइनस टी में हो गया ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है पोटेंशियल, एक पोटेंशियल ये, शाबाश, प्लस ई रिड्यूस्ड कितनी गैप है, टी में, मल्टीप्लाई ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल, पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल। समझ आया बेटा कि नहीं? ये रिलेशन आप लोगों को लिखनी आनी चाहिए, क्वेश्चन फिर आगे बढ़ेगा। क्लियर बेटा? देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू E एक्सटर्नल इंटू डी माइनस टी प्लस ई रिड्यूस्ड इंटू टी। ठीक है बेटा? क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया V इज इक्वल टू ई इंटू आर। अच्छा, ये आगे रिलेशन। अब मुझे बता दीजिए, वी नो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया हुआ है इससे पहले टॉपिक में, K इज इक्वल टू E एक्सटर्नल अपॉन E रिड्यूस्ड। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कंसेप्ट दिया है मैंने। E के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ले लीजिए, K को नीचे लाइए, क्या बनेगा? शाबाश बेटा, E रिड्यूस्ड इज इक्वल टू E एक्सटर्नल अपॉन K। ठीक है बेटा? क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से उठा के यहां पर लिखेंगे यूजिंग फोर्थ इन थर्ड, यूजिंग फोर्थ इन थर्ड इक्वेशन। क्लियर? बड़ा क्वेश्चन है बेटा, साथ साथ में देखते जाइए। मुझे बताओ क्या आएगा? E एक्सटर्नल का यहां पर देखेंगे, V इज इक्वल टू E एक्सटर्नल D माइनस टी, ठीक, प्लस E एक्सटर्नल अपॉन K, रिड्यूस्ड के बजाय मैंने लिखा E एक्सटर्नल अपॉन K इंटू टी। दोनों में कॉमन क्या आएगा? E एक्सटर्नल। E एक्सटर्नल, शाबाश बेटा, क्या आएगा? D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हो गया V। बट इधर देखो, मैंने कल भी पढ़ाया, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का, ये नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, शाबाश, कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हो गया, बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मगर बट सिग्मा जो है वो है क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कितना दिया है इन दो प्लेट्स को डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच प्लेट। एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा किसके बराबर है बेटा? क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ठीक है। ई एक्सटर्नल के बजाय क्या लिखूंगा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। हो गया V इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल अपॉन, ई एक्सटर्नल के बजाय क्या लिखेंगे बेटा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये मैंने ई एक्सटर्नल का वैल्यू यहां पर इंट्रोड्यूस किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर बेटा? यहां तक समझ आया? ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। आप आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, वी नो द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय, हमें पता है, वी नो C किसके बराबर है बेटा? Q अपॉन V।
C किसके बराबर होता है? Q upon V. We know the capacity of a conductor is given by C is equal to Q upon V. This is 6th. ये V का वैल्यू 5th से 6th में डाल दीजिए। V का वैल्यू 5th से 6th में डाल दीजिए। ये क्वेश्चन रफ पर साथ साथ में निकालते जाओ। V का वैल्यू इसमें लगा दीजिए। शाबाश। क्या आएगा V का वैल्यू? C का वैल्यू बन गया बेटा C इज इक्वल टू Q अपॉन V का वैल्यू है ये Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है बेटा, इनटू D माइनस टी प्लस T अपॉन K और ब्रैकेट बंद। ठीक है, V का वैल्यू यहां से 6th इक्वेशन में डाल दे। टर्म कैंसिल करो, Q और Q कैंसिल। ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, हो गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ऐसे लिखना है। क्लियर है बेटा? क्लियर? समझ आया यहां तक? तो अब आगे बढ़ेंगे। इधर सुनो, अगर मैं D यहां से कॉमन निकालूंगा, यहां एक मिनट, ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब देखो बेटा, मुझे आप लोग बता दीजिए, जब दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, तब कैपेसिटी ये आ गई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, तब कैपेसिटी आ गई ये। ठीक है बेटा, तब आ गई कैपेसिटी ये। अब हमें कंपेयर करना है कब कैपेसिटी ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोड्यूस करने से या वैक्यूम रखने से। यही तो क्वेश्चन है। इसलिए वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, स्टेप 4th में डिवाइडिंग 7 बाय 1st, इक्वेशन 7 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1st से। ठीक है बेटा, अब देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कब ज्यादा कैपेसिटी होगी। हो गया C अपॉन C वैक्यूम, C अपॉन C वैक्यूम इज इक्वल टू, C का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, हो गया C का वैल्यू, अपॉन C वैक्यूम का वैल्यू ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्या क्या टर्म कैंसिल हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A कैंसल। क्लियर बेटा? शाबाश। D कहां चला जाएगा, ऊपर, तो यहां पर मुझे मिटाना पड़ेगा बोर्ड, तो इधर देख लीजिए। शाबाश बेटा, ये D चला जाएगा ऊपर, हो गया C अपॉन C वैक्यूम इज इक्वल टू D अपॉन, शाबाश, D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ठीक है बेटा, D डिनोमिनेटर में कॉमन निकालेंगे ताकि इस D के साथ कैंसल कर सके। शाबाश, हो गया D अपॉन, D निकाल दीजिए बाहर, कॉमन निकाल दीजिए। यहां पर क्या बनेगा, 1 माइनस टी अपॉन डी, 1 माइनस टी अपॉन डी। जब D बाहर निकाला, यहां पर 1 रहेगा, इसके साथ नहीं था, इसको डिवाइड हो गया, D से मल्टीप्लाई करने पर बन गया D, D से मल्टीप्लाई करने पर D कैंसिल, बन गया T प्लस T अपॉन, इसके साथ भी D नहीं है, इसलिए इसके साथ भी आएगा T अपॉन डी के। अगर D को मैं मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लूंगा तो यही टर्म फिर से बनेगी। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स से ये D और ये D कैंसिल। आप देखो 1 अपॉन, इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस टी अपॉन डी
प्लस टी अपॉन डी के। ठीक है बेटा, ये सिंपलीफाई कर दी तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस इनमें से टी अपॉन डी, इन दो टर्मों में टी अपॉन डी बाहर निकालेंगे, टी अपॉन डी इन दो टर्मों में, ब्रैकेट के अंदर रहेगा टी अपॉन डी तो बाहर आ गया, हो गया 1 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1 अपॉन के, इतना रह जाएगा। ठीक है, हो गया C अपॉन C वैक्यूम। ठीक है बेटा, अब देखो इधर देख लीजिए, C इज इक्वल टू C वैक्यूम डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी अपॉन डी, 1 माइनस 1 अपॉन के। इधर सुनो, इस C वैक्यूम को 1 माइनस कुछ 1 से छोटी टर्म से डिवाइड किया गया है। ठीक है बेटा, इसका मतलब हो गया ये वाली टर्म इस टर्म से बड़ी है, क्योंकि ये इसको डिवीजन किया गया है लेस देन 0, ये लेस देन 1 से, तो इसलिए C इज ग्रेटर देन C वैक्यूम। C वैक्यूम, ये बेटा ये टर्म जो है इस टर्म से बड़ी है, C इज ग्रेटर देन C वैक्यूम, क्योंकि 1 को डिवाइड किया गया है बेटा 1 से छोटी टर्म से, तो इसका मतलब हो गया C इज ग्रेटर देन C वैक्यूम, क्योंकि दिस टर्म इज, इधर देखो ये टर्म इस टर्म से बड़ी है, 1 नीचे है 1 माइनस कुछ, 1 माइनस कुछ, इसका मतलब अब ये टर्म जो है ऊपर वाली टर्म ये इससे बड़ी है, 1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस कुछ, तो दिस मीन्स C इज ग्रेटर देन C वैक्यूम। क्लियर बेटा, इसका मतलब हो गया जब ये वाली टर्म इससे बड़ी है, ये वाली टर्म भी इससे बड़ी है, इसका मतलब हो गया बेटा, याद रखना, इसका मतलब हो गया ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम कैपेसिटर्स के बीच में लाएंगे कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है बेटा? कैपेसिटी इंक्रीजेस। हेंस ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब between the two plates the capacitance of a parallel plate capacitor increases। इसका मतलब जितनी वैक्यूम के वक्त कैपेसिटेंस थी उससे ज्यादा है कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंट्रोड्यूस किया। याद रखना बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोड्यूस करने से बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, घट नहीं जाती है, बढ़ती है। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कितने टाइम्स बढ़ जाती है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डालने से कितने टाइम्स बढ़ जाती है वो हम देखेंगे एक स्पेशल केस में। क्लियर बेटा? तो लेकिन यहां पर आप लोग देख लीजिए, हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, दैट विल बी डिस्कस्ड इन ए स्पेशल केस। क्लियर बेटा? वो हम डिस्कस करेंगे स्पेशल केस में। शाबाश बेटा, याद रखना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस बढ़ती है। अब एक स्पेशल केस आएगा बेटा, इधर सुनिए, स्पेशल केस है, यहां पर मैं बताता हूं स्पेशल केस। इफ, इस इक्वेशन को मैं यहां पर, ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर मान लीजिए 6th। इफ t इज इक्वल टू डी, इफ t इज इक्वल टू डी, बेटा t है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की विड्थ अब कितनी है? दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जितनी गैप है टाइटली फिट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा
मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मैच बॉक्स का एक एंड, ये एंड और ये एंड, ये क्या है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ये वाला साइड और ये वाला साइड, एक साइड ये है एक साइड ये है। जब हम इसके बीच में, मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पर पूरा फिट हो रहा है, दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या है, पूरा फिट हो रहा है। जिस तरीके से मैच बॉक्स में आप लोगों ने देखा होगा, मैच बॉक्स में इसकी विड्थ टी है, और जितनी इसकी विड्थ है उतनी ये विड्थ भी है। इसका मतलब अगर इसकी विड्थ है टी और मैच बॉक्स के अंदर जो ये इसकी विड्थ है, अगर पहले इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में विड्थ थी डी और इसकी विड्थ है टी, लेकिन जब ये टाइटली फिट हो जाएगा इसके साथ, टी और डी बराबर बन जाएंगे। इसका मतलब हो गया अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की विड्थ टी और डी बराबर है, तब डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिट आएगा दो प्लेट्स के बीच में, जैसे कि मैच बॉक्स में आता है कंप्लीटली फिट। इस वक्त मैच बॉक्स में टी और डी बराबर है, ये गैप्स नहीं रह जाएंगे। समझ आया? When T is equal to D, this means dielectric slab is completely fitted between two plates. दो प्लेट्स के बीच में उस वक्त डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिट होगा, कोई गैप नहीं रहेगी। तब इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी उस वक्त, when T is equal to D, C बन जाएगा बेटा बराबर C वैक्यूम डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी और डी बराबर टी अपॉन टी बराबर है दोनों 1 माइनस 1 अपॉन के, इस रिलेशन। ठीक है बेटा, तो ये और ये टर्म कैंसल, C इज इक्वल टू C वैक्यूम अपॉन 1 माइनस 1 माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बाई के, ये और ये कैंसल हो गया, C वैक्यूम डिवाइडेड बाय 1 अपॉन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर यहां पर, तो C इज इक्वल टू के टाइम्स C वैक्यूम। ठीक है बेटा, इसका मतलब हो गया, इधर सुनो, कैपेसिटेंस जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोड्यूस करने से बढ़ जाएगी, वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स वैक्यूम में। मान लीजिए हमने यहां पर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया था गिलास, मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या डाला था, गिलास। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है गिलास के लिए बेटा, अगर गिलास का डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने डाला 3 to 4 हो, इसका मतलब हो गया 3 टाइम्स होगी C वैक्यूम से कैपेसिटी। इधर सुनो, अगर बेटा आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब गिलास का डाल दिया, जितनी कैपेसिटी, मान लीजिए कैपेसिटी इस कैपेसिटर की थी, कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरड, कितनी कैपेसिटी थी, 5 माइक्रोफैरड, जब वैक्यूम था, जब दो प्लेट्स के बीच में क्या था बेटा, वैक्यूम। लेकिन कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी दो प्लेट्स के बीच में, जब इनके बीच में क्या डाल दूंगा, गिलास। गिलास का डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर दो प्लेट्स के बीच में डाल दूंगा तो कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी, शाबाश, 3 टाइम्स। अगर पहले 5 थी, अब 3 × 5 वो हो गया 15 माइक्रोफैरड की कैपेसिटी। इसका मतलब पहले 4 स्टोर करता था 5 माइक्रोफैरड, लेकिन अब स्टोर कर रहा है, इसकी कैपेसिटी स्टोर करने की कितनी है, 15 माइक्रोफैरड। मगर किसके इंट्रोड्यूस करने से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब कौन सा लिया मैंने इस केस में, गिलास। इसका मतलब हो गया डिपेंड करता है कौन सा डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप यूज करोगे। जैसे माइका करोगे इसको, तो माइका का 7 to 10 होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका मतलब माइका के इंट्रोड्यूस करने से 7 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप लोग रबर करोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6.7, तो इसका मतलब है कैपेसिटी 6.7 टाइम्स बढ़ जाएगी जो वैक्यूम में थी।
इसका मतलब हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, कभी 3 टाइम्स, कभी 5 टाइम्स, कभी 7 टाइम्स एंड सो ऑन। याद रखा? तो आप लोगों ने देखा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटी कैपेसिटर की बहुत ही बढ़ जाती है। तो लेकिन एक चीज यहां पर है, हेंस डिफाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो हम इसमें से डिफाइन करेंगे। C किसके बराबर आ गया बेटा? C आ गया K टाइम्स C वैक्यूम। K का मतलब क्या होगा? C अपान C वैक्यूम। ये तीसरी डेफिनेशन आ रही है आज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। मैंने 3 डेफिनेशन अभी तक बताई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन पहले हमने की थी एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट पर, ठीक है। फिर हमने की K इज इक्वल टू E एक्सटर्नल अपान E रिड्यूस्ड पर। आज हम कर रहे हैं K इज इक्वल टू C अपान C वैक्यूम पर। व्हाट इज C? It is the capacitance of a capacitor when dielectric slab is between its 2 plates. What is C vacuum? It is the capacitance of a capacitor when there is vacuum between 2 plates. ठीक है, ये तब कैपेसिटी है जब पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक है। ये कैपेसिटी तब है जब दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है या एयर है। तो आप डिफाइन करिए। Dielectric constant is defined as the ratio of capacitance of a parallel plate capacitor when there is dielectric slab between its 2 plates to the capacitance of the capacitor when there is vacuum between its 2 plates. ये हो गई dielectric constant। फिर से बता रहा हूं, dielectric constant is defined as the ratio of capacitance of a capacitor when dielectric slab is introduced between its 2 plates to the capacitance of the same capacitor when there is vacuum between its 2 plates. याद रखा बेटा? आज का क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देख लीजिए और रफ साथ साथ में रखिए और इसको सिंपलीफाई करिए। जितना जितना मैं सॉल्व कर रहा हूं उतना उतना ही आप लोग भी रफ पर करिए, तब कंप्लीट करके इसको उसके बाद ही फेयर कॉपी पर लिखिए। तब तक इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जहाँ पर भी नहीं समझ आया आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।